हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस कि मैं अपने बच्चे के साथ जो उसके बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे हैंडल करती आई हूँ। वो एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँगी और ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कि ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं इनको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप, बच्चा तो बाद में आता है लेकिन पहले आप उसके जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर आपका कैसा रिएक्शन होता है और आप उनको कैसे हैंडल करते हो। तो ये जो बच्चे का ऑटिज़म है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आई थिंक 60-70% इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक, तो इस सबसे पहला रूल गाइस, जब भी हम बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं ऑटिस्टिक बच्चे के, तो ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले आप लोगों को उसके लिए खुद प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप उन बिहेवियरल इश्यूज़ को रॉन्गली या गलत तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हो तो वो जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और बच्चे की जो लर्निंग है या उसका जो ऑटिज़म जो है वो इम्प्रूव होना है, वो चीज़ें जो हैं वो हैम्पर हो जाती हैं। तो जब भी बिहेवियरल इश्यूज़ की बात आती है तो सबसे पहला रूल है गाइस कि आपको शांत रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना एग्रेशन जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने की है गाइस, बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फाइनली मैंने ये चीज़ कंट्रोल की। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता था जब मैं अपना एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जब वरना अर्ली स्टेज में था, अर्ली एज में था, तो मुझे खुद से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती थी क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक मैं अपना एग्रेशन कंट्रोल नहीं करूँगी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इस चीज़ का। कभी मैं, अगर मुझे एग्रेशन आता था तो कभी मैं वहाँ से उठ के चली जाऊँगी, अगर मैं उठ के नहीं जाती हूँ तो मैं बाहर जाके थोड़ा सा मैं रो लूँगी, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं, पूरा मतलब अपने आप को शांत करूंगी, लेकिन उसके पास से मैं दूर चली जाती थी क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे एग्रेशन मेरे अंदर आ रहा है तो हो सकता है मैं बच्चे को मार सकती हूँ। और एवरी टाइम जब भी मैं उसको कुछ सिखा रही हूँ और मैं उसको एग्रेसिवली उसको मैं कुछ सिखा रही हूँ तो उसका जो एक्सपीरियंस है लर्निंग का वो भी मैं ख़राब कर रही हूँ। उसको हर टाइम लगेगा कि जब भी कुछ सिखाने को मुझे आते हैं, जब भी मम्मी कुछ सिखाती है तो उस सिचुएशन में मम्मी एग्रेशन करती है, मुझे मारती है, मुझे प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है लर्निंग में वो भी मैं ख़राब कर रही हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है अगर आप बच्चे के एग्रेशन के साथ अगर आप खुद भी एग्रेशन होते हो। तो ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी थेरेपी या किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले आपको सबसे पहला काम ये करना है और ये हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। आप इस चीज़ को करोगे कैसे? या तो आपको ये कुछ टाइम के बाद खुद ही समझ में आने लग जाता है कि आपके एग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा जो चीज़ आप सिखा रहे होते हैं उसमें और भी डिले होता है तो और टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो ठीक, सबसे पहले आपको इस चीज़ पे बात करनी, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब आते हैं कि जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं हमारे, वो गाइस दो तरह के होते हैं मेनली। अर्ली एज में जैसे बच्चा 2 या 4 या 5 ईयर्स का होता है तब तक जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं वो आपको सेंसरी इश्यूज़ की वजह से देखने को मिलते हैं। उस टाइम पे दूसरे बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं होते हैं, ओनली जो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं वही आपको देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये चीज़ें कवर की जाती हैं। जो भी बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर एक्टिविटीज़ आपको करने को बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद ही बच्चा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने लगता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज़ को दी जाती है। अब दूसरी तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चे में कब देखने को मिलते हैं? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, लोगों को और अपने आप को थोड़ा समझना शुरू करता है क्योंकि उसका ब्रेन लाइक नॉर्मल किड्स उसका ब्रेन भी मैच्योर होने लगता है।
अब क्या हो रहा है, बहुत सारी इनपुट उसको आउटर वर्ल्ड से आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि उसका स्पीच डिले है, उसकी जो कॉग्निटिव पावर है वो पुअर है, तो उस वजह से वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उस वजह से या तो वो एग्रेशन करता है, या वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, या वो नर्वस हो जाता है। तो तीनों ही स्टेजेस में आपको फिर से बिहेवियरल इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आप उस चीज़ को पहचाने कि ये जो बिहेवियरल इशू मेरे बच्चे में आ रहा है, ये सेंसरी इशू की वजह से है, या फिर ये दूसरी तरह का बिहेवियरल इशू है जो उसकी कॉग्निटिव पावर से रिलेट करता है, या फिर उसके खुद को एक्सप्रेस ना करने की वजह से वो बिहेवियरल आपको देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को, ये जो दो टाइप के बिहेवियरल इश्यूज हैं, दोनों को ही हैंडल करने का तरीका अलग होता है। अगर आप इसको डीपली नहीं समझते हो और दोनों तरह के बिहेवियरल इश्यूज को आप गलत तरीके से हैंडल करते हो, तो ये बाद में जाके और भी थोड़ा डेंजरस हो जाता है गाइस। इस चीज़ को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका बच्चा नॉर्मली थोड़ा सा एक नॉर्मल बच्चे के तरह बिहेव करने लगेगा। अदरवाइज अगर आप इन दोनों बिहेवियरल इश्यूज़ को नहीं समझते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने ब्रीफली समझाया है कि जो भी सेंसरी डिसऑर्डर होते हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और उनको हैंडल करने के लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी काफ़ी कुछ समझाया जाता है। तो वो मैं फिर से नहीं समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। जैसे बच्चे का, अगर बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का एग्रेशन, अगर बच्चे का जो अजीब तरह की जो हरकतें या बिहेवियर आप लोग देख रहे हो सेंसरी इशू की वजह से, जैसे लाइक उसको टच सेंसिटिविटी है, या फिर उसको लाइट से प्रॉब्लम है, या फिर वो स्मेलिंग का प्रॉब्लम है उसको, या फिर हेड बैंगिंग का प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो हैं इनके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी इश्यूज़ क्या होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जो मैंने इसका वीडियो बनाया है। आज हम बात करेंगे जो दूसरी तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं उनको आपको एग्रेसिवली हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दौर में बच्चा ऑलरेडी पेन में होता है। सेंसिटिविटी से जो प्रॉब्लम होती हैं, मैंने उस वीडियो में बताया है आपको कि वो जो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल होती हैं उनके लिए वही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पेन वाली होती हैं। और अब बच्चा अगर ऑलरेडी पेन में है और आप एग्रेसिवली या फोर्सफुली उसके बिहेवियर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना गलत कर रहे हैं उस चीज़ में। वो सॉल्व ही नहीं होगा इशू। तो उस चीज़ में आपको समझना चाहिए कि मेरे बच्चे को सेंसरी इशू है, उस इशू को आप सॉर्ट आउट कीजिए। बच्चे को सेंसरी इशू का जब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है बच्चे को शांत करना। तो वो शांत आप तभी कर पाओगे जब आप खुद शांत रहोगे। उसमें आपको हमेशा ट्राई करना है कि बच्चे को शांत करना है, और जो सेंसरी डिसऑर्डर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये एक्टिविटीज़ उनको करवाते हैं तो मैक्सिमम टाइम सेंसरी डिसऑर्डर जो है वो हमारे ठीक हो जाते हैं। आज मैं दूसरी तरह के जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करूँगी, क्योंकि अब वो मुझे अपने बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था और मैं खुद हैरान हो रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अर्नब में भी ऐसे बिहेवियर मुझे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत कम था। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे कि उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छा हो रहा है, उसकी स्पीच भी थोड़ा इम्प्रूव हो रही है, उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो अब क्या हो रहा है गाइज कि उसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे पहले क्या होता था 2 साल पहले या 3 साल पहले क्या होता था, उसको मैं पजल देती थी करने को। अब मैंने उसको वो पजल सिखा दिया कि आपको कैसे करना है, वो सीख गया। लेकिन जब मैं उसको इंडिपेंडेंटली वो पजल करने को दे रही हूँ तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि उसको पजल के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अब वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, और मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं पजल को ढूंढूं, पीस ढूंढूं और ट्राई करूं। मतलब पेशेंस नहीं है, थोड़ा भी पेशेंस नहीं है। उसको नहीं पता है कि ये जो मुझे टेंशन आ रही है इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, तो वो अजीब तरह का बिहेवियर शो करने लग गया। फिर मुझे
मुझे भी अजीब लगता था, क्योंकि मैं उसको बार बार सिखा चुकी हूँ, उसको आता है फिर भी नहीं कर रहा है, ट्राई भी नहीं कर रहा है। मैं उस तरह से सोचने लगी थी। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि उसको पता ही नहीं है एक्चुअली कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या किसी चीज़ को सीखने में मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है। तो जैसे ही वो चिल्लाना और रोना शुरू करता, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करता और चिल्लाता ज़ोर ज़ोर से, तो मैं उसके सामने आती। फिर मैं उसको बोलती कि अर्नब बेटा, मुंह से बोलो, मम्मी जी मेरे पास आओ, मम्मी जी आ जाओ, मम्मी जी मुझे पजल नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करते करते मुझे आई थिंक 1 मंथ लग गया। मैं उसको बार बार पजल इंडिपेंडेंटली करने को देती थी, वो बार बार वही बिहेवियर करता था और मैं उसको सिखाती रही कि जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको बोलना है, मम्मी जी मेरी हेल्प करो, मम्मी आ जाओ, मम्मी मुझे पजल नहीं मिल रहा है। फाइनली उसने अराउंड अबाउट 1 मंथ के बाद उस चीज़ को समझना शुरू किया, क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही मैं उससे रिपीट करवाती थी कि हाँ बोलो मम्मी आ जाओ, बोलो मम्मी मुझे पजल नहीं मिल रहा है, वो रिपीट करता। उसके बाद मैं उसको पजल ढूंढ के देती, फिर वो पीस लगा के, पजल के डिफरेंट पीस लगा के उस पजल को कंप्लीट करता। धीरे धीरे उसको वो आदत पड़ गई। एक एक्टिविटी में मैंने उसको ऐसा किया, फिर उसको समझ में आ गया कि रोने का ज़रूरत नहीं है, एग्रेशन का ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 2 वर्ड बोलने हैं, मम्मी जी आ जाओ, मम्मी जी आ जाओ। तो वो चीज़ उसके दिमाग में अच्छे से बैठ गई। अब जब भी उसे, नॉट इन पजल, जब भी उसको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है गाइज, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो मुझे बुला लेता है, मम्मी जी आ जाओ आ जाओ। मुझे पता चल जाता है कि वो कहीं पे फंस गया है। तो उसको मैंने एक चीज़ सिखाई, जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिफ़िकल्टी, जो पज़ल, वो कहीं ना कहीं उसको जो अंडरस्टैंडिंग उसका प्रॉब्लम है या उसका जो कॉग्निटिव पावर थोड़ा कम है, उसकी वजह से जो उसको प्रॉब्लम आया, वहाँ पे मैंने उसको सही वर्ड सिखाए, उसको मैंने एक सही तरीका सिखाया कि आपको जब भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे टैकल करना है। आपके आसपास जो भी अडल्ट है उससे आपको हेल्प लेना है। वो हर चीज़ को ऐसे ही मैनेज करता है। ये चीज़ सिखाने में उसको कामयाब हो गई, तो बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। तो इस तरह से दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरे जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जब भी बच्चा सीखना लगता है, किसी भी चीज़ को सीखने का ट्राई करता है, उसे नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ही उसको नहीं आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो फिर से गुस्सा करेगा, फिर से अजीब तरह का बिहेव करेगा और आपको गुस्सा आएगा कि मैं तो सिखा रही हूँ फिर भी बच्चा नहीं सीख रहा है बच्चा। तो हम लोगों को एग्रेशन आता है, ऑब्वियसली आता है उस स्टेज में। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? उस चीज़ को मैंने कैसे हैंडल किया गाइज? उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा वर्क करती है हमारी मोटिवेशन। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को थोड़ा सा लालच देने का कोशिश कीजिए। ऐसी स्टेज में जब बच्चा थोड़ा भी नहीं सुनता है, आपको थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा लालच यूज़ कीजिए। उसका जो भी फेवरेट चीज़ वो खाता है या टॉय है, वो उसके सामने आप यूज़ करके उससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स निकालने का कोशिश करेंगे। ये चीज़ बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे पहले तो जब ये तब करना है जब आपका बच्चा आपको थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। और एक बात मैं आपको बोल दूं कि ये जब चीज़ें आप लोग करते हो तो ये मत सोचिए कि 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। नहीं गाइस, इसमें टाइम लगता है, बच्चे पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ आपको कंटिन्यूअसली करनी है, डेली करना है आपको ये चीज़। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो अर्नब को स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही शुरू किया था। उसको मैं रेजिन रखती थी, कटोरी में डाल के रेजिन रखूंगी। जब भी वो थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करता, जो भी मैं उसको कुछ सिखा रही हूँ, जैसे मैं स्टडी का उसको सिखाती थी, राइटिंग सिखाती थी, तो वो थोड़ा सा उसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट दिखाता था कि हाँ मैं करूँगा तो मुझे रेजिन मिलेगा, हाँ मैं करूँगा तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा करते 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 गाइज मैं उसको कामयाब हो गई कि वो हर एक्टिविटी की ओर ध्यान दे और उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उस एक्टिविटी में आए और अपना 100% वो उस चीज़ में दे। तो आज वही चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि वो हर चीज़ के लिए रेडी रहता है, हर चीज़ को सीखने के लिए वो अपना 100% देता है। उस चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, पहले तो मैं उसको लालच देती थी कुछ खाने के लिए, फिर मुझे लगा कि उसको कुछ
हमारी एक वर्बल मोटिवेशन, मुझे वो प्रोटोकॉल मुझे शुरू करना चाहिए। फिर मैंने उसको धीरे धीरे हाई फाइव, सबको पता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी दिखाते हैं, जैसे वेरी गुड या स्माइली, ये चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती हैं गाइस। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं उसको वेरी गुड बोलती थी या उसको स्माइली दूंगी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था। लेकिन मैं ये चीज़ें कंटिन्यूस करती रही। जब भी वो थोड़ा सा भी अच्छा कर देगा ना, थोड़ा सा भी, तो मैं उसको इतना बड़ा रिएक्शन देती थी, वेरी गुड, यस, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। और वो मेरे एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाता था कि मम्मी खुश हो रही है और ये चीज़ मुझे बार बार रिपीट करनी चाहिए, तो मम्मी खुश हो जाती है। तो आफ्टर सम टाइम अर्नव वेरी गुड और ये जो मोटिवेशन है, इन चीज़ों का मीनिंग भी समझ गया। तो धीरे धीरे मैं उसको, उस लालच का जो मैं ट्रैक उसको मैंने बना के रखा था, वो लालच मैंने थोड़ा थोड़ा कम करके उसको मैं वर्बल मोटिवेशन के ऊपर लेके आई। आज अर्नव जब भी कुछ रीडिंग करेगा, जब भी कोई एक्टिविटी करेगा, हर 2-3 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद वो मुझे हाई फाई अपने आप देता है। उसको जब उसको लगता है कि हाँ मैंने कर लिया, मम्मी ने यस बोला, चलो हाई फाई, बार बार बीच बीच में वो हाई फाई करता रहता है। वो मुझे रिमाइंड करवाता है कि हाँ मुझे वेरी गुड बोलो, मैंने ये चीज़ कर दी है। तो अब वो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ गया है। अब उसके लिए वो लालच इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसके लिए मेरा फेशियल एक्सप्रेशन जो है, जो मैं उसको वेरी गुड बोलती हूँ या स्माइली देती हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको वो चाहिए। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, उसको किसी चीज़ का लालच दिया, फिर उस चीज़ से हम लोग कामयाब हो गए उसका रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। फिर आफ्टर सम टाइम जब आपको लगता है कि उस लालच से जो भी आप उसको खाने को दे रहे हैं या उसका फेवरेट जो भी दे रहे हैं, उसके ऊपर मुझे इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मैं गेट कर पा रही हूँ, मुझे मिल रहा है उसका रिस्पॉन्स, वो इंटरेस्ट ले रहा है, फिर धीरे धीरे उसको मोटिवेट करना है। ओनली मुंह से वेरी गुड नहीं बोलना है, ओनली उसको हाथ में स्माइली नहीं देना है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वो इम्पॉर्टेंट है, वो इनके साथ वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो बच्चे को समझाना है। तो मेरे एक्सप्रेशन देख देख के वो खुद भी सीख गया। वो जब भी कुछ कर देता है, मैंने उसको सिखाया है, तो वो जोर से हंसेगा, वेरी गुड, हाई फाई, मैं नहीं बोलूँगी तो मुझे वो रिमाइंड करवाता है। तो मैं बीच में परेशान हो गई थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको हाई फाई चाहिए, तो मैं उसको बोलती नहीं, फिनिश करो, उसके बाद आपको हाई फाई मिलेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। यूजुअली स्कूल में भी या पब्लिक स्पेस में भी, प्लेस में भी आप इन चीज़ों को ईजिली कर सकते हो। जब भी वो कुछ भी करता है, पूरे दिन में कुछ भी करता है, तो आपको ज़रूर ये मोटिवेशन रखना है, अपना एक्सप्रेशन ज़रूर देना है। अपनी जो एग्रेशन वाली लुक है ना, उसको तो आप कंप्लीटली छोड़ दो गाइस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, जब आप एग्रेसिवली हैंडल करने का कोशिश करते हो, बिहेवियरल उनका जो भी आता है, तो बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करते हैं। एग्रेशन में आके वो आप जो जो वर्ड बोलते हो वो रिपीट करते हैं। ये अर्नब के केस में मैंने देखा है, एग्रेशन में, गुस्से में मैं जो भी कुछ बोलूंगी ना, तो वो रिपीट करेगा, पब्लिक प्लेस में भी रिपीट करेगा। इनफैक्ट आप जो भी बैड बिहेवियर करते हो, ये बच्चे कॉन्शियसली उसको भी इमिटेट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इस चीज़ को मैं बार बार बोलती हूँ, आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, एग्रेशन का नुकसान क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है, वो कभी भी खुद से कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं होगा, कभी भी वो एक जो आज़ादी है उसको महसूस नहीं कर पाएगा। और अब जब अर्नब इस एज में आता है गाइस, तो अब जब उसका ब्रेन मेच्योर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, चीज़ों को समझ रहा है, तो उसको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। अब मैं उसको वो चीज़ नहीं कर सकती हूँ कि 24 घंटे में उसको ये बोलती रहूँ, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। नो, वो सुनेगा ही नहीं। वो चीज़ मुझे पता चल गई, क्योंकि जब मैं इस एज में मैंने उसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने का कोशिश किया या ज़्यादा कंट्रोल करने का कोशिश किया, तो उसका वो एक तरह से बहुत ही बुरे तरीके का एग्रेशन मुझे देखने को मिला। तो मैं समझ गई कि नहीं, अब इसको मुझे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। और उस आज़ादी का मतलब ये होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं भी अपने बल पर कुछ कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा समझने लगा है, उस एज पे आपको बच्चे को फ्रीडम देना है, पब्लिक प्लेस में भी, घर में भी। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि उसको अपने सारे काम आप खुद करने को बोलो, सारे काम, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो ये फ्रीडम आपको देना बहुत ही ज़रूरी है,
तभी तो बच्चा आपसे, अदरवाइज उसको आदत पड़ जाएगी। आप जो सिखाओगे वही सीखना है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वो आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं करेगा। फिर अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बाहर का जो वर्ल्ड है हमारा उसको एक्सपीरियंस करे, उसमें इंटरेस्ट ले, तो आपको वो फ्रीडम बच्चे को देनी ही पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, दिमाग आपका होगा, इंस्ट्रक्शन आपकी होगी, बच्चा बस जस्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसकी जो नॉर्मल लर्निंग है वो आप कभी नहीं देख पाओगे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना बना दें कि वो बड़े होकर भी हमारी ही तरफ देखे और हमारी ही इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करे कि हाँ हम बोलेंगे तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे बड़े होते हैं, बड़ी एज में आते हैं, धीरे धीरे आपको अपना बिहेवियर और जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जो बच्चे को हैंडल करने के लिए, उनको आपको चेंज करना है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो अब बात आती है गाइस एक बहुत ही अच्छा तरीका बच्चे के बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किस चीज़ की हुई गाइस, हम लोग जब भी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऐसा करते थे, जब भी वो थोड़ा प्रॉब्लम करता, ये हाइपर एक्टिविटी भी उसमें बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसका सलूशन हम लोगों ने क्या निकाला, उसको हमने अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व करना शुरू किया। कुछ भी करती हूँ, जैसे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ तो कपड़े फोल्ड कराऊंगी, झाड़ू दे रही हूँ तो बीच में वो झाड़ू भी देता था, खाना बना रही हूँ तो खाना भी बनाएगा मेरे साथ, सब्जी काट रही हूँ तो सब्जी भी काटेगा मेरे साथ सीजर से। सारे काम उसको हम लोगों ने सिखाए हैं और मैं ट्राई करूँगी कि इस चीज़ के मैं वीडियो आपको लोगों को दिखाऊं। वो घर के सारे काम में इंटरेस्ट लेता है और अब वो स्टेज है कि हम लोग उसको नहीं बोलते हैं कि आप हम मम्मी की हेल्प करो या पापा की हेल्प करो, वो अपने आप आता है। उसको एकदम से लगेगा कि मम्मी आटा गूंद रही है, फटाफट आ जाएगा उसको बीच में मेरे साथ आटा गूंदना है। क्यों, और ये चीज़ उसमें कैसे आई, क्योंकि मैं उसको बीच में टाइम देती थी। जैसे ही आटे को थोड़ा सा मैं समेट दूंगी उसके बाद मैं उसको दे दूंगी आटा, हाँ गूंदो, वो इमिटेट करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गया। तो वो बीच में उसको मैं 5 मिनट्स आटा गूंदने के लिए देती हूँ, इससे फाइन मोटर स्किल भी अच्छे होते हैं, तो वो अच्छे से करता है। फिर उसको गार्लिक काटना है, पूरा उसका छिलका निकालना है, उसके बाद वो कूटता है मसाला सारा, वो देखता रहता है पूरा पतीले में दाल बन रही है या कुछ भी बन रही है कढ़ाई में, तो उसको हिलाते रहेगा, सब करेगा। अपना सेफ्टी वो पूरा रखता है इस चीज़ में कि हाँ गर्म है, मुझे ऐसे पकड़ता है वो ऊपर से संभाल के कि कहीं मेरा हाथ ना नीचे टच कर जाए। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि काम में भी उसका इंटरेस्ट है, प्लस वो अपनी सेफ्टी भी देखता है कि मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो प्रॉपर वो बाहर से चेयर लेके आएगा, स्लैब पे ऊपर देख नहीं पाता तो चेयर पे खड़े होके वो सब देखेगा। मसाला अगर मैंने एक मसाला डाला तो वो सारे के सारे मसाले डाल के बाहर उसमें डालते रहेगा। बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। पोछा लगाना है तो भी, तो ये चीज़ों से क्या होता है, एक तो लॉस्टिंग नहीं होता है, जो उसको बैड बिहेवियर करना है उससे भी वो दूर हो जाता है। और एक अच्छा ही है अगर वो अपने घर के सारे काम सीख रहा है, खाना बनाने में उसको इतना अच्छा इंटरेस्ट है, इतने अच्छे से वो सब्जी काटता है, इतने अच्छे से ऑनियन काटता है, तो ये सब चीज़ें सीखता है। तो गाइस फ्यूचर में होप है कि वो खुद खाना भी बना पाएगा अपने लिए। तो ये लाइफ स्किल्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं। और पता नहीं कब उसने इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब जब भी मैं घर पे हूँ या पापा घर पे हैं तो वो खुद से अकेला कभी नहीं बैठेगा। ऐसा कभी नहीं होगा भी कि वो अकेला बैठा है और कुछ कर रहा है, नहीं, वो हमारे साथ ही जो हम लोग कर रहे हैं उसी में वो कुछ ना कुछ करते रहेगा और उसी में हम लोग। अब जब बच्चा पूरा दिन मेरे साथ है, मेरे ही काम में इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं बीच बीच में उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो उससे स्पीच भी उसका अच्छा हो रहा है। आप में से कई लोगों को ये शिकायत रहती होगी या प्रॉब्लम होगी कि उनके पास टाइम नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्टिविटीज़ करें क्या नहीं करें। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अपने ही काम में इन्वॉल्व करो। जितना भी ये काम करते हैं, फिंगर पे डीप प्रेशर जाता है, उनका ब्रेन भी सीख रहा है उन चीज़ों को। तो सारी चीज़ें, बॉडी की जो सारी चीज़ें हैं वो काम में लगी हुई हैं। तो बच्चे को जो सेंसरी डिसऑर्डर हैं वो इश्यूज़ तो कभी होंगे ही नहीं। यही वजह है कि मेरे बच्चे को सेंसरी डिसऑर्डर कभी इतने ज़्यादा थे ही नहीं। मुझे याद ही नहीं है कि उसको कोई सेंसरी इशू था। तो यही वजह थी, बहुत छोटी सी एज से मैंने उसको ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। एक तो सबसे पहला ध्यान मैंने इस चीज़ का रखा था कि उसको मैं कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। अकेले छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे पड़ी रहूंगी, एक्टिविटी करो, नो,
उसको मैं किसी बहाने की तरह से उसको मैं जो एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं चाहे घर की ही हैं उनमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ताकि उन एक्टिविटीज़ को वो इंजॉय करे, उसको वो बर्डन ना लगे कि हर चीज़ मुझे सिखाए जा रहे हैं। एक तो इस चीज़ से ये नुकसान होता है कि उनको आदत पड़ जाती है कि हर चीज़ मम्मी सिखाएगी तो ही पता चलेगा। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा ऑलराउंडर है, हर चीज़ में उसको इंटरेस्ट आता है। बाहर भी उसका अपडेट भी मैं दूंगी आपको। अभी थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट वीक में कंप्लेंट किया था कि अर्नब का थोड़ा बिहेवियर पार्क में ख़राब हो रहा है। तो अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करूँगी, मैं बाद में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं मैं आपको इनको समराइज़ करना चाहूँगी। सेंसरी इश्यूज़ की वजह से जो बिहेवियर आता है उसको आपको एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करना है, उसमें बच्चा पेन में होता है, उसमें आपको वो जो सेंसरी डिसऑर्डर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जोर देना है। जब भी सेंसरी इशू की वजह से बिहेवियर आपको देखने को मिलता है तो आपको उसको बिल्कुल शांत तरीके से हैंडल करना है, बच्चे को शांत करने की कोशिश करनी है। उसमें आप एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाओगे, किसी भी इसमें एग्रेशन नहीं दिखाना है। बिहेवियरल इश्यूज जब अंडरस्टैंडिंग की वजह से आते हैं, जब बच्चे का ब्रेन जब मैच्योर होने लगता है, बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करने लगता है, आउटर वर्ल्ड को जब ऑब्जर्व करने लगता है, तब जब उसकी जो नीड्स होती हैं वो समझने लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगते हैं, तो जब वो नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है या एग्रेशन आ रहा है, तो उसके पीछे आपको सबसे पहले उसका रीज़न जानने का कोशिश करना है कि ये जो बिहेवियर है ये क्यों हो रहा है। जैसे पजल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें मुझे पता लग गया कि ये पजल का पीस ढूंढ नहीं पा रहा है, इसमें पेशेंस नहीं हो रहा है और इसको नहीं पता चल रहा है कि मुझे अभी क्या करना है। तो उस स्टेज में मैंने उस चीज़ को कैसे टैकल किया, उसको प्रॉपर वे सिखाया कि जब भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आपको मम्मी को बुलाना है, मम्मी आपकी हेल्प करेगी या कोई भी अडल्ट होगा वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइफ स्किल अपने बच्चे को सिखाते हैं उतना ही ज़्यादा बिहेवियर कम होता जाता है, बिहेवियर इशू आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चा लाइफ स्किल सिखा के आप बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है उसके लिए आप बच्चे को एक टेक्निक सिखा रहे हो। मेरा मतलब उन चीज़ों से है, जब भी आपको ये बिहेवियर देखने को मिलता है जो वो अपनी समझ से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त आपको एक प्रॉपर वे सिखाना है, एक स्किल सिखाना है कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। थर्ड तरह का बिहेवियरल इश्यूज़ इसमें ये आता है कि जब बच्चा जानबूझ के अपना उसको फेवरेट कुछ खाना है तो वो जानबूझ के एग्रेशन शो करता है कि हाँ एग्रेशन शो करूँगा तो ये लोग तंग आकर के मुझे वो चीज़ खिला देंगे या मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो उस चीज़ में तो सबको पता है गाइज, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, उसको वो चीज़ ईजिली नहीं देनी है। उसके माइंड में आपको वो मैसेज भरना है कि ये जो तरीका है आपका कि एग्रेशन और बदतमीज़ी करके आप जो चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ रॉन्ग है। तो वो चीज़ भी मैंने अर्नब को सिखाई थी। जब भी वो कुछ मांगता है तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हाँ कुछ टाइम के बाद मिलेगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा। तो जनरली उसको ना से प्रॉब्लम है तो मैं ना नहीं करती हूँ, तो वो कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को भूल भी जाता है कि मैं क्या मांग रहा था, तो उस चीज़ को मैं वैसे हैंडल करती हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ना भी मत करो, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज अपनाने की कोशिश करो कि बच्चा वो बिहेवियर करने के लिए मजबूर ही ना हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज़म की अवेयरनेस हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।